हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम अरोड़ा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। देखिए, हम यहां पे मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे थे और हमने लास्ट में जो एक्सपोनेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। एक्सपोनेंट का टॉपिक जिसके ऊपर बेस हमने एग्जांपल्स भी किए थे, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वो टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और बेसिक से जुड़ा हुआ है। मतलब आपको उस टॉपिक के अंदर अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो मेरे हिसाब से कहीं गलती होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम बेसिक से पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ लेवल अप कर देते हैं हम, ठीक है, जिससे क्या है कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से मैच हो। ठीक है, और आज हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, उसका नाम है फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। तो गुणनखंड के बारे में आपको पता है कि गुणनखंड जो होता है किसी संख्याओं के ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका उसमें पूरा का पूरा भाग चला जाए। तो डिटेल से पढ़ेंगे हम गुणनखंड को। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आइए, तो देखिए, हमारे पास जो गुणनखंड है उसकी सबसे पहले परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक राशियों का गुणन किया जाता है तो प्राप्त परिणाम कहलाता है गुणनफल। ठीक है, दो या दो से अधिक राशियों का, राशि मतलब कोई संख्या, ठीक है, जैसे x+3 x-2 दो अलग अलग राशियां हैं, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा वो उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, गुणनफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुणनफल जो है, देखिए आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये x² + x-6 है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से आया है। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा शायद, नहीं तो मैं सिखा देता हूँ। x को पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर x को मल्टीप्लाई किया -2 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया x से और 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से। ठीक है, तो मैं आपको साइड में बता देता हूँ। तो जब हमने x को x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या आया, x² आया। ठीक है, फिर x को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो क्या आया, -2x आया। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया x से, क्या आया, +3x आया। और फिर 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो क्या आया, -6। ठीक है, तो इसमें हमने तो देखा कि हमें क्या मिला हुआ था, x² -2x +3x और -6। तो आप देख सकते हैं कि प्लस का 3x जो है वो बड़ा है और माइनस का 2x जो है छोटा है। मतलब कि छोटा है, मतलब चिन्ह जो है माइनस का संख्या है और यहाँ प्लस की है, दोनों सेम है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, x खाली x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 6 ऐसे कैसे आ जाएगा और x² भी ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब गुणनफल तथा गुणा की जाने वाली राशियों इस गुणनफल के गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, दो राशियाँ हैं, एक तो गुणनफल जो है इसका ये, ठीक है, और गुणा की जाने वाली राशियाँ इस गुणनफल के क्या कहलाती हैं, गुणनखंड। इसका गुणनखंड कौन होगा, ये दोनों होंगे। ठीक है, हम उल्टा लिख देते हैं भाई, इन दोनों का गुणनफल क्या है, ये है, और इसका गुणनखंड कौन है, ये दोनों। ठीक है, इसका गुणनखंड कौन है, x+3 और x-2, ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। ठीक है, आपसे फैक्टर्स क्या है, तो हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी राशि को किन्हीं दो नंबरों के या दो या तीन से, दो या दो से अधिक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर x³ होता तो यहाँ पर 3 गुणनखंड बन सकते थे, लेकिन किसी भी राशि को एक हाथ वाले राशियों के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर वैल्यू x² है इस तरफ, तो आपको यहाँ पर x1 यानी कि पावर 1 ही मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, आपके पास x² बनाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मेन परिभाषा जो आती है इसकी वो क्या है कि किसी संख्या में जिन संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है, हम यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं, ऊपर तो बीजीय संख्याएँ थी। ठीक है, अब नीचे जो नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्याएँ, अवयव संख्याएँ, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो किस संख्या में जिन संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं सभी संख्या उस संख्या के
गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 20 में 1 2 3 4 5 10 एवं 20। ये हमको दिया जाए सवाल कि 20 के फैक्टर्स निकालो, 20 के फैक्टर्स ज्ञात करो, तो अब कैसे निकालोगे भाई? 20 के अंदर किस किस का भाग जाता है? हमने देख लिया कि 20 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 4 का, 5 का जाता है, 5 4 20, 10 का जाता है और 20 का जाता है। इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। याद ना, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर जी हम 8 का भाग देखो ना, 8 2 या 16, आगे तो 4 बच रहा है तो 4 में पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20/8 इक्वल टू 2.5 नहीं करना, हमें पॉइंट वाली संख्या नहीं चाहिए, हमें तो क्या करना है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, वो देखना है। तो पूरा भाग चला जाता है 1 2 4 5 10 और 20 इन सब में। तो ये सब क्या है? 20 के गुणनखंड हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिनमें किसी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है, मतलब कि उन की संख्या को पकड़ो और उसके वो संख्या ढूंढो जो उसके मल्टीपल हों या उसके मतलब कि जिनके अंदर भाग जा सकता हो, ठीक है। अब आप कोई संख्या ले लो, मतलब 8 है, सब छोटी संख्या, मतलब छोटी का मतलब कि 20 से छोटी संख्या ले रहे हैं 8, तब 8 के अंदर डिवाइड करें हम, 1 का डिवाइड जाता है वो सब में जाता है, 2 का जाता है, 3 का ऊपर डिवाइड नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का जाता है। तो उसके गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 4 और 8, ठीक है। अब बात आती है आगे सर्वसंभव गुणनखंड की संख्या के सभी संभव गुणनखंडों के समुच्चय को उसके सर्वसंभव गुणनखंड कहते हैं। यानी कि जितने भी गुणनखंड आपके पास हैं उस संख्या के, उनको हम क्या बोलेंगे? सर्वसंभव गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि सर्वसंभव, सर पहले वाले में क्या था? तो पहले वाले में मैं आपसे कहूँ कि 20 का एक गुणनखंड बताओ, तो आप कह दोगे सर जी 5, तो 5 उसका एक गुणनखंड हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि 20 के सर्वसंभव गुणनखंड बताओ, तो आप मुझे 1 से लेकर और 20 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं, जितने भी गुणनखंड हैं, उन सब गुणनखंडों के बारे में आप मुझे बता दोगे कि सर जी 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, ऐसे, ठीक है, 10 है, 20। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे भाई? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब खाली मैं 3 की बात करूँ, 2 की बात करूँ, 6 की बात करूँ, तो वो तो क्या हो जाएगा? एक एक गुणनखंड अलग अलग। लेकिन मैं सबकी बात करूँ तो क्या हो जाएंगे? सर्वसंभव गुणनखंड। मतलब इनके अलावा 24 में केवल इन सभी का पूरा भाग जाता है, इनके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, ठीक है। इनके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, किसमें? 24 में, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 8 12 और 24 के सर्वसंभव गुणनखंड बन जाएंगे ना? समझ में आ गया? तो ये चीज़ थी हमारे पास। आगे चलते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स के बारे में। तो अभाज्य गुणनखंड, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या हैं, कोई संख्या है तो सभी के सभी गुणनखंड कैसे हैं? प्राइम है, अभाज्य है, यानी कि जिसके अंदर स्वयं का भाग जाता है या फिर उस संख्या का भाग जाता है, ठीक है ना। अब देखो डेफिनेशन जो पुरानी है वो सब आपको याद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में प्रॉपरली बताना शुरू करूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिमाग में सब कुछ ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। तो किसी संख्या के सभी गुणनखंड कैसे होते हैं? अभाज्य संख्याएँ होती हैं, और वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। तो वे उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए 12 15 24 36 48 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। कि क्या करने होते हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3, ठीक है, 2 × 2 × 3, मतलब कि मैं 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 और 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हैं, मैं इन सब के अभाज्य गुणनखंड निकालने की बात कर रहा हूँ, आपसे 36 की भी निकलवाता हूँ, 48 के भी। मतलब इनके अंदर संख्याएं कौन सी हैं? जैसे 2 है आ रही है, 3 आ रही है, सब क्या है? अभाज्य संख्या है।
3 और 5 कैसी संख्या है 15 के गुणनखंड के अंदर अभाज्य संख्या है। 24 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो इसके अलावा भाई अब मैं मान लो ये लिख दूँ आपको कि भाई 24 के अभाज्य गुणनखंड की वजह मैं आपको ये लिख के दे दूँ कि 24 के जो गुणनखंड है मेरे पास वो है 2 2 जा 4 4 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 4 जो है ना ये अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लेंगे भी नहीं। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि भाई 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो मैं इसको तभी भी नहीं लूँगा, मैं खाली 2 और 3 लूँगा बस, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली ब्रेक करके लिखना है, ठीक है। और ब्रेक करके लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्याएँ आ रही है। अब 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, लेकिन लेना तो एक बार ही है, मतलब ठीक है ना। ऐसे थोड़ा 3 बार ही 2 ले लेंगे तो जी 2 2 2 3 ऐसे नहीं, मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो आप कह सकते हो कि वे संख्याएँ मतलब कि संख्या के सभी गुणनखंड कैसे हों, अभाज्य संख्याएँ हों तो संख्या क्या कहलाती है, उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। आगे बात करूँ तो 36 के और 48 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं यहाँ पर वो है 2 2 3 और 3, ठीक है। 2 2 अब 3 3 मतलब इस तरह से इसको हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है। 36 को अगर लिखना है मुझे तो मैं यही लिखूँगा कि 36 की वैल्यू जो है वो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जा 4 4 3 जा कितना 12 और 12 3 जा 36। तो यहाँ पे 2 और 3 ये क्या है अभाज्य संख्याएँ हैं, तो इसके ये सब क्या होगा इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है भाई। इसके अलावा तो नहीं आ रहा ना, मान लो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 9 भी तो लिख सकता हूँ। 36 के गुणनखंड में मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 9, लेकिन ना तो 4 अभाज्य है और ना ही 9 अभाज्य है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड थोड़ा कहलाएंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कौन कहलाएंगे 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जिससे क्या कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब आती है आगे प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना। तो प्राकृत संख्या गुणनखंड में वही है कि हमें अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो निकालने की जो विधि हमने मैं आपको पहले बताई थी, नहीं तो दोबारा देख लेते हैं कि किसी प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हेतु भाज्यता के नियमों के अनुसार छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिसका पूरा पूरा भाग चला जाता है का भाग देते हुए चलते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक भागफल भी अभाज्य संख्या के बराबर न हो जाए, ठीक है। मतलब भाग देते जाओ प्राकृत संख्या के अंदर छोटी संख्या का, और आपके पास जो भी निकल के आएंगे मल्टीपल आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज़ है ये 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हमारे को, ठीक है। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे भाई बताओ। 64 ले लिया, हम देखेंगे 2 का भाग जाता है इसके अंदर, 2 का भाग दिया तो कितने आए 32 आए, फिर 2 का डिवाइड किया कितना है 16 आए, फिर 2 का डिवाइड किया 8 आए, फिर 2 का डिवाइड किया 4 आए, 2 का डिवाइड किया 2 आ गया, 2 का डिवाइड किया तो 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है इन नंबर्स को हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आना चाहिए 64, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि कह सकते हो आप अगर घातांक के बारे में बात करो तो 2 की पावर 6, ठीक है। हर एक टॉपिक को भाई आपस में जोड़ना सीखिए। ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक में आपने कुछ चीज़ सीखी है तो दूसरी चीज़ से वो रिलेट नहीं कर सकती, उससे कोई संबंध नहीं है, दूसरे का संबंध करते हुए ही पढ़ना है। आप चाहे हिस्ट्री पढ़ें, आप चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, आप चाहे हिंदी पढ़ें, संस्कृत, एसएस मतलब साइंस, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं आप संबंध बनाइए कि भाई देखो ये चीज़ हमने सीख चुके हैं पहले से कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही है तो इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ भूला नहीं है और आपको पढ़ा हुआ समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है कि हम 64 को 2 की पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 2 मल्टीप्लाई 2 करते हुए 6 टाइम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे, क्योंकि 2 संख्या जो है वो क्या है अभाज्य है, और इनके जो गुणनखंड हमने निकाले हैं उसमें 2 के अलावा कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है। और जो संख्या होती भी सही कोई तो वो कैसी होती अभाज्य ही होती, ठीक है।
तभी तो अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं इसमें, ठीक है, तभी तो इसमें अभाज्य गुणनखंड निकल पाते हैं। तो आज चलते हैं 240 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 40 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं, ठीक है। तो निकालते हैं हम इसमें गुणनखंड। देखिए 240 के गुणनखंड निकालने हैं हमको, तो कैसे निकालेंगे देखो। 240 का गुणनखंड 2 से भाग दिया 120, 2 का भाग दिया 60, फिर 2 का भाग दिया 30, फिर 30 में डिवाइड जाता है 2 का, ठीक है, तो कितना आया 15, फिर डिवाइड जाता है 3 का आया 5, और 5 का डिवाइड किया तो कितना आया 1, ठीक है। तो 240 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। मतलब कि सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ जाएगा, पहली बात तो ये। और ये 240 के अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है, इसके क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। इस चीज़ को पता लगता है हमको, क्योंकि यहाँ पे जो भी दे रखा है मल्टीपल में, एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो 2, 3, 5 सब क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और आप इसको इनके अलावा लिख सकते हो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, लिख सकते हो ना, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर। तो इस आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें हम पहले से सीखते आए हैं बचपन में, लेकिन अब क्या है कि बेसिक चीज़ से पढ़ाना मेरी आदत है, मैं बेसिक चीज़ से पढ़ा के चलता हूँ। अब आप क्या है कि हो सकता है इसमें कोई मैथ्स के भी बच्चे हों, आप तो मैथ्स के बच्चों को तो ये बिल्कुल ईजी लगेगा कि सर आप कहाँ से पढ़ा, लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे जो भूल चुके हैं बेसिक चीज़ें, उनको तो बताना ज़रूरी है ना, जिनका मैथ्स से पाला नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई आप टेंशन ना लें, आप हर एक बच्चे का ध्यान रखते हुए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो आज चलते हैं। अब है हमारे पास बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, ठीक है। अब तो हमने नॉर्मल संख्याओं के निकाले थे, अब फैक्टर्स निकालेंगे हम किसके, एल्जेब्रिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। तो प्राकृत संख्याओं की तरह बीजीय व्यंजकों के पदों के भी गुणनखंड ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याओं की तरह बीजीय व्यंजकों के पदों के भी गुणनखंड ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे बीजीय व्यंजक है हमारे पास 7xy + 5x, तो इसमें क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, देखो 7 है, अब मल्टीपल के रूप में लिखना होता है हमको, तो 7xy को अलग निकालेंगे प्लस 5x का अलग निकालेंगे, तो 7xy जो पद है, ठीक है, 2 अलग पद है ना यहाँ पे, 7xy का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, तो 7xy से बना हुआ है, तो 7xy का मतलब क्या हो जाएगा 7 × x × y। अब इनके आगे और गुणनखंडित नहीं कर सकते, और तो टूट सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, सबसे छोटे से छोटे नंबरों में बांट देना। आपके पास कोई चीज़ है, आप उसको कूट के पीट के या फिर चक्कू से काट के ऐसे छोटे से छोटे टुकड़े में कर दो जिससे उसके और ज़्यादा टुकड़े ना हो सकें, तो सबसे छोटा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। मतलब आप उन सबको गुना करके आप वापस से वो संख्या बना सकते हो जिसके वो टुकड़े हुए हैं, ठीक है, समझ में आया। बड़ी संख्या या बड़ी चीज़ के टुकड़े करके अगर आप वापस जोड़ो तो वापस से वही संख्या बन जानी चाहिए, वही चीज़ बन जानी चाहिए जिसके आपने टुकड़े किए। तो आगे चलते हैं। अतः 7xy के अभाज्य गुणनखंड हैं कौन, 7 × x × y। बीजीय व्यंजकों के अभाज्य के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर अखंडनीय लिखते हैं, अखंडनीय है, ठीक है ना, अखंडनीय, क्योंकि और खंडन नहीं कर सकते, इसका हम इरेड्यूसिबल जिसे हम कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार 5x जो बचा है हमारे पास, इस 5x का भी अखंडनीय रूप क्या होगा, 5 × x, ठीक है, क्या होगा 5 × x होगा। एवं 6xy + 8xy के अब जो गुणनखंड अखंडनीय गुणनखंड है वो देखो क्या है। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, भाई इसके अंदर कॉमन क्या क्या आ रहा है, 6 और 8 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। आगे क्या कॉमन आ रहा है भाई, xy 2 कॉमन बाहर निकाल लिया, 2 3xy + 4xy हो गया।
और व्यंजक दो हो गए इसमें, ठीक है। एक तो 3x प्लस 6xy, ये तो हो गया पूरा, ठीक है। अखंडीय गुणनखंड हो गया ये, इसको खंडन नहीं कर सकते, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और एक व्यंजक और हमने लिया है 3x प्लस 6xy प्लस 4 प्लस 8xy, इसके हमें निकालने मल्टीपल। तो क्या करने वाले हैं, देखो अब 3x प्लस 6xy में क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 और 6 में क्या कॉमन है, 3, तो 3 आ गया। और 6 और x दोनों में आ रहा है, तो x बाहर आ गया। तो क्या बच गया, देखो 3x में से 3x बाहर चला गया तो क्या बच गया 1, और प्लस 6 में से 3 बाहर गया तो क्या बचा 2, और x तो बाहर चला गया, बचा क्या y, तो प्लस 2y, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर देखो 4 और 8 में क्या कॉमन आ रहा है 4, और यहाँ 4 में 4 को हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या बचा 1, सब कुछ बाहर चला गया, इसमें मतलब क्या बचा 1, और 8 में अगर 4 का डिवाइड किया तो क्या बचेगा 2, और क्या बचेगा y, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है वो टर्म्स बच नहीं है ना, 1 प्लस 2y, तो यहाँ पर x नहीं आएगा, इसे 8xy वाले में से x हटा देना है, ठीक है। x नहीं है यहाँ पर, समझ में आ गया भाई। आप देखो यहाँ पे 4 प्लस 8y है, तो यहाँ पे भाई कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया 1, तो 4 बन जा 4 प्लस और ये 2y। अब देखो 4 इंटू 1 प्लस 2y यहाँ पर भी आ रहा है, 1 प्लस 2y यहाँ पर भी आ रहा है, तो 1 प्लस 2y आ जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x, यहाँ से आ जाएगा 4, तो 3x प्लस 4, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप बस क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 3x प्लस 6xy प्लस 4 प्लस 8y, ठीक है, यही निकल के आएगा। क्लियर। तो आगे चलते हैं, गुणनखंड याद करें हम यहाँ पर। तो 12a² b प्लस 15a² ab², इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो सिंपल चीज़ है, आप तो क्या करना है, जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो आप। तो अब देखो आप 12 और 15 में क्या कॉमन आ रहा है 3, फिर 3 ही ऐसी संख्या है जिसका 12 में डिवाइड जाता है और 15 में जाता है, तो 3 आ गया। अब आगे की टर्म देखते हैं, a² इधर है, इधर a है, तो संख्या जो छोटी वाली है ना उसको कॉमन निकालेंगे। जैसे a² और a में कौन सी घात कम है a की, तो a बाहर आ जाएगा। ऐसे b² b में कौन सा कम है b, तो b बाहर आ जाएगा, तो 3ab आ गया कॉमन दोनों में, ठीक है। अब 3ab बाहर आ गया, तो 12 में 3 का डिवाइड किया कितना बचा 4 अंदर आ गया। a² में a का डिवाइड किया कितना बचा a, ठीक है। b तो बाहर आ चुका है, तो b अकेला है वैसे भी, तो b और तो बचा ही नहीं है। ऐसे 15 कितना डिवाइड किया हमने किसका 3 का, कितना आया 5, ठीक है। 15 में डिवाइड किया 3 का कितना आया 5, तो 5 और ab² है, ab² में से हमने यहाँ पर बाहर क्या निकल लिया था ab, तो a तो पहले बाहर निकल गया, यानी कि वो तो कट गया, और b 2 थे ऊपर, एक बाहर निकाला तो खाली एक b रह गया, ठीक है। तो 4a प्लस 5b, ये हो गया इसका गुणनखंड। इसका गुणनखंड हो गया ये, ठीक है। गुणनखंड का मतलब मल्टीप्लाई के रूप में लिखना, ठीक है। तो आप देखिए आगे 10x² प्लस -k 18x² प्लस 14x4 के गुणनखंड याद करने हैं। तो 2x² 5 - 9x प्लस 7x², या मेरे भाई 2 कॉमन आ गया सब में, और क्या कॉमन आ गया स्क्वायर कॉमन आ गया। सबसे छोटी संख्या कौन सी x² तो है, x² x³ x⁴ में सबसे छोटा कौन है x² है, तो बाहर आ गया, ठीक है। अब बताती है आगे सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने की क्रियाविधि। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी कि दिए व्यंजक के प्रत्येक पद में पूर्णांकों में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग सभी पदों के पूर्णांकों में पूरा भाग जाता है, उसे लिखते हैं हम, ठीक है। सर्वनिष्ठ गुणनखंड, तो देखिए दूसरा पद है, प्रत्येक पद में यदि कोई बीजीय अक्षर या पद सम्मिलित है तो उसे लिखकर उसकी छोटी घात लिखते हैं। जो मैंने ऊपर किया है ना उसी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे और तीसरा क्या है, व्यंजक के प्रत्येक पद में उक्त सर्वनिष्ठ व्यंजक का भाग देकर हम दूसरा गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए ax प्लस b x प्लस cx, इसके गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो a प्लस b प्लस c बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 10x³ y 5 - 15xy², इस वाले सवाल में देखो क्या कॉमन आ रहा है,
तो 10, 15 और 30 में कॉमन आ रहा है 5, ठीक है। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब बाई 5, ये सब देखो, सब में आप पहले ये देखो कि एक्स की सबसे छोटी घात कौन सी है। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्यूब है, तो छोटा कौन है? क्यूब बाहर आ गया। वाई की पावर 5 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, छोटा कौन है? स्क्वायर, तो स्क्वायर बाहर आ गया। अब क्यूब बाहर आ गया है तो क्यूब तो हट गया। 5 यहाँ पे था, 5 में से 2 बाहर निकाले तो कितना बच गया? 3, तो यहाँ 3 हो गया। यहाँ पे ऐसे ही वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 है, वाई स्क्वायर तो पहले बाहर निकाल लिया, बचे क्या? एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 में से भी 3 निकाल लिया, क्या रह गया? एक्स। फिर 15 में 5 डिवाइड किया था तो कितना आया था? 3 आया था, ठीक है। और 30 वाले में देखो, 30 में से 5 का डिवाइड किया तो कितना बचा? 6, और एक्स क्यूब पहले बाहर निकालिया, वाई स्क्वायर भी निकाला, तो वाई स्क्वायर का भाग दे दो, ऐसे भाग दे दो। 30 एक्स क्यूब वाई क्यूब में भाग दे रहे हैं हम किसका? 5 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो 5 6 जा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, स्क्वायर से एक क्यूब कैंसिल, खाली वाई बच गया, तो 6 वाई आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल के ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई बी जेड, इसमें अलग अलग करना है। इसमें दोनों में से एक्स निकालना है, दोनों में से वाई निकालना है, दोनों में से जेड निकालना है। सब में से ए प्लस बी आ जाएंगे, तो ए प्लस बी आ जाएगा कॉमन, एक्स वाई जेड ये आ जाएगा अलग। सिंपल क्वेश्चन है, सेम काम यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई और ए जेड प्लस डी जेड, ठीक है। या तो जैसे कर लो, या फिर ए एक्स और ए जेड ले लो, ए कॉमन आ गया, एक्स प्लस जेड हो गया, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं। भाई ए एक्स इन्होंने क्या किया? ए एक्स वाले सारे अलग कर लिए, ए एक्स ए वाई जेड, और बी एक्स बी वाई बी जेड अलग कर लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम ए एक्स बी एक्स तो यहाँ पर ए प्लस बी आ रहा है, उन्होंने कहा तो ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना। तो ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ए प्लस बी, वही चीज़ बन जाएगी ऊपर यहाँ पे बनी थी। तो करने का तरीका है, दोनों तरफ कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको गुणनफल कैसे निकालते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी बुक्स जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें आप और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।